Hello friends, Namaskar and welcome back to your own YouTube channel Notion Classes। मानचित्र श्रृंखला के सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट सेशन में हमने सिलेबस को जाना था, मैप की परिभाषा और मैप के टाइप्स को समझा था। मैं वापस से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ। जैसा कि मैंने बताया था पिछले क्लास में, अपना जो अर्थ है उसका शेप जियोड है, पृथ्वी की जो शेप है वो जियोड है। और मैप जो होता है वो पृथ्वी का जो अपनी अर्थ है उसको अगर हम बनाएं प्लेन पे, सिंगल पेपर पे 1D वे, तो उसे बोलते हैं मैप, मानचित्र। मानचित्र का बेसिकली हमने दो तरह का टाइप पढ़ा था। पहला था पॉलिटिकल, दूसरा था फिजिकल। जो पॉलिटिकल मैप होता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक महत्व का होता है, जबकि फिजिकल मैप में कलर कोडिंग का बहुत यूज़ है। जैसे कि मैंने बताया था, ब्राउन कलर वो बताते हैं पर्वत श्रृंखलाएं को, माउंटेन्स को, हाई अल्टीट्यूड वाले जगह को। मतलब कि भूरे रंग से दर्शाए गए चित्र वो बताते हैं कि ऊंचाई वाले क्षेत्र को बताते हैं। अगर भूरा बहुत तीखा है तो उसका मतलब है कि वहाँ पे जो माउंटेन्स होंगे, जो पर्वत होंगे, काफ़ी ऊंचे होंगे। अगर वही वो फेडेड कलर के हैं, हल्के कलर से, भूरे रंग से रंगे गए हैं, इसका मतलब है कि वो जगह जो है उतना ऊंचा नहीं है। उसी तरह से ज़्यादा नीला, जो डीप नीला है, वो ज़्यादा डेप्थ वाले ओशियन को या वाटर बॉडी को बताते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। हरा रंग मैदानी क्षेत्र को बताते हैं। वाइट कलर जो है वो बताते हैं स्नोई एरिया को, आइस जहाँ पे ज़्यादा होता है उस वाले एरिया को बताते हैं। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सियल टिल्ट, इमेजिनरी लाइंस, हीट जोन एंड इट्स इफेक्ट। एक्सियल वर्ड है, इमेजिनरी लाइन इसको काल्पनिक रेखा बोलते हैं, हीट जोन को हम बोलते हैं कटिबंधीय क्षेत्र। तो आज ये तीन टॉपिक से हम को समझेंगे। इसको मैं बोर्ड पे समझाऊंगा। अक्षीय झुकाव समझने से पहले जो फर्स्ट दो चीज़ें हमें समझना ज़रूरी है वो है रोटेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं घूर्णन, ठीक है। दूसरा है रिवॉल्यूशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिक्रमा, ठीक है। ये दोनों चीज़ समझना इम्पॉर्टेंट है नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तो रोटेशन क्या होता है? रोटेशन कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स। जो अर्थ की रोटेशनल एक्सिस है, जो एक्सिस है अर्थ की, ठीक है, उस पर वो स्पिन करता है, घूर्णन करता है, घूमता है एक ही जगह पे। ये नहीं कि दूसरे की परिक्रमा लगा रहा है, खुद एक ही जगह पे स्टेबल होकर घूम रहा है, स्पिन कर रहा है, ठीक है। जैसे कि मैं स्पेन को ऐसे घुमाऊँ, इसे बोलेंगे हम रोटेशन, ठीक है, अपने ही जगह पे। इसका इफेक्ट क्या होता है अर्थ पे? डे एंड नाइट, रात और दिन, इसी की वजह से होता है। मतलब डे जो चेंजेस होते हैं इसी की वजह से होते हैं, ठीक है। और समय चेंज होता है इसी की वजह से, याद रखना फ्रेंड्स। अब दूसरा जो टर्म है रिवॉल्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं परिक्रमा। ये बहुत सिंपल चीज़ है। ये सन है, सन के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा लगाती है, सन के चारों ओर जब पृथ्वी परिक्रमा करती है, उसे बोलते हैं हम रिवॉल्यूशन। इसका इफेक्ट क्या होता है? इसका इफेक्ट ये होता है कि साल चेंज हो जाता है, ठीक है। क्योंकि एक पूरी परिक्रमा लगाने में, एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में अर्थ को लगते हैं 365 डेज, और 365 डेज बराबर 1 ईयर, ठीक है। तो रोटेशन और रिवॉल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण में कोई प्रॉब्लम तो आप लोगों को होगी नहीं। अब सेकंड टॉपिक जो अपना है, जो मेन टॉपिक है, सॉरी सेकंड टॉपिक नहीं, सप्लीमेंट्री टॉपिक तो यही थी, इसको मैंने पहले समझा दिया। समझते हैं अक्षीय झुकाव को। तो ये अपना अर्थ हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है, रफ स्केच है, ये बना लिया हमने डायग्राम। तो ये जो आप देख रहे हो अर्थ के एकदम सीधे, मतलब बिल्कुल एकदम सेंटर में बना हुआ, कोई झुकाव नहीं, ठीक है। इस लाइन को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सिस, ऑर्बिटल एक्सिस या ऑर्बिटल प्लेन, ठीक है। अब ये ऑर्बिटल एक्सिस यानी कि कक्षीय अक्ष, कक्षीय अक्ष, ठीक है, अक्ष किसे कहते हैं? ये वही अक्ष है फ्रेंड्स जिस अक्ष पे अर्थ, अपनी जो पृथ्वी है, वो सन की परिक्रमा लगाती है। मतलब इसको मैं अगर
एक इक्लिप्टिकल डायग्राम में कन्वर्ट कर दूं और मैं इसको यहाँ पे सन बना दूं, ये सन है, यहाँ पे कंपैरिजन में सन ज़्यादा बड़ा हो गया है अर्थ से, लेकिन सन काफ़ी दूर है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये समझ लेना आप, ठीक है। ये अर्थ है, ये सन है, ठीक है। तो ये ऑर्बिटल पाथ पे जब परिक्रमा करेगी, रिवॉल्व करेगी, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल एक्सिस। ये जो पाथ है इसी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल एक्सिस, ठीक है। चलिए इसमें रब कर देता हूँ, मिटा देता हूँ। तो अपना टॉपिक क्या है, एक्सियल एक्सटिल्ट, ठीक है। तो हालांकि सभी को लगता है कि ये इसके जो 90 डिग्री पे है इसी पे अर्थ रोटेट कर रही है, घूर्णन कर रही है, लेकिन नहीं। इससे जब 23.5 डिग्री का कोण बनता है और उसी पे अर्थ झुकी हुई है, मतलब इसके 23.5 डिग्री की तरफ अर्थ का झुकाव है, ठीक है। और ये झुकाव कितना है, ये झुकाव है 23.5 डिग्री। इनिशियली ये 18 डिग्रीज थी, ठीक है, अभी 23.5 डिग्री हो गई है। याद रखना फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन पूछ देता है, 18 डिग्रीज थी पहले, अभी अभी जब रिसर्च होगा तो और ये बढ़ जाएगा, 24 डिग्री के अप्रॉक्स में हो जाएगा, ठीक है। तो ये होना तो चाहिए था अपना, थ्योरेटिकली स्पीकिंग होना चाहिए था ये जो अपना रोटेशनल एक्सिस है RA, समझ रहे हो, घूर्णन अक्ष होना चाहिए था ये, लेकिन चूँकि अर्थ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, कितनी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, तो अपना रोटेशनल एक्सिस कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। ये नहीं होगा, इसको बोलते हैं घूर्णन के अक्ष, मतलब इसी पे अर्थ घूमती है, घूरती है, ऐसे जैसे मैंने समझाया था अभी, ऐसे घूमती है। और ये इसका डायरेक्शन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, इसलिए आपने देखा होगा सूर्योदय हमेशा ईस्ट में होता है, याद रखना फ्रेंड। घूर्णन जो होती है अर्थ की वो वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन की तरफ होती है, और सूर्योदय ईस्ट टू वेस्ट होता है, ठीक है। ईस्ट में उगती है और वेस्ट में सनसेट होता है। तो ये 23.5 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा ऑटोमेटिकली 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री, ठीक है। अब समझने की बात है फ्रेंड्स, ध्यान से समझना, जब हम रोटेशनल एक्सिस से 90 डिग्री का कोण बनाए, 90 डिग्री का कोण बनाए, और वहाँ पे एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ कर दें, क्या करें, इमेजनरी माने कि काल्पनिक रेखा, तो वैसे काल्पनिक रेखा को हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर। क्या बोलते हैं, 0 डिग्री इक्वेटर, या फिर 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन। लैटिट्यूड लाइन को हिंदी में हम बोलते हैं अक्षांश, ठीक है, समझ गए फ्रेंड्स। और ये जो रोटेशनल एक्सिस है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, इसको हिंदी में बोलते हैं हम देशांतर रेखा, ठीक है। इस डायग्राम को आप पहले कहीं कॉपी पे उतारना है तो उतार लो, मैं फिर से इसको वापस से बताता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको समझते हैं, इमेजनरी लाइंस। इमेजिनरी लाइंस, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक लाइन, ठीक है। तो इमेजनरी लाइंस 2 टाइप्स की होते हैं। अभी नेक्स्ट प्रीवियस जस्ट इससे पहले वाला टॉपिक यही था जो मैंने समझाया कैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का डेरिवेशन हुआ है, कि व्याख्या कैसे हुई है, ये अभी जस्ट पीछे बताया मैंने। तो लैटिट्यूडनल फर्स्ट जो लाइन होता है इमेजनरी में वो है लैटिट्यूड, और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूड, ठीक है। इसे हिंदी में बोलते हैं अक्षांश, इसे बोलते हैं देशांतर। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को, सिंपल था। बात करें पहचाने कैसे इस लाइनों को, है ना। तो ये अपनी अर्थ हो गई 0 डिग्री इक्वेटर। अब जो ये लैटिट्यूडनल लाइंस होते हैं, हाँ, नाम ही है इसका लेटा हुआ, लेटी मतलब लेटा हुआ, जितने भी रेखाएं होंगी हॉरिजॉन्टल लेटे हुए रेखा जितनी भी होंगी तो उसे हम बोलेंगे लैटिट्यूडनल लाइन। इसमें कन्फ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ट्रिक है, इसको बस याद रखो, लेटा हुआ लाइन लैटिट्यूड होगा, और जो लंबा हुआ लंबा होगा जो लाइन उसे बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल लाइन, देशांतर रेखा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सी बात है, बस कॉन्सेप्ट को याद रखना है। तो जितने भी रेखाएं
लेटी पड़ी हैं, एक दूसरे से समतल हैं, समतल बोलता हूँ पैरेलल हैं, तो वैसी रेखा को हम क्या बोलेंगे? लैटिट्यूडनल लाइन, अक्षांश रेखा। जितनी भी रेखाएं लंबी हैं उन्हें बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल या देशांतर रेखा हिंदी में। अब ये जो पोर्शन बना एक, इसे बोलेंगे हम ग्रिड। हिंदी इंग्लिश दोनों में ही इसे ग्रिड बोलते हैं, ठीक है। इस ग्रिड का यूज आगे समझेंगे हम। अब लैटिट्यूडनल लाइन को और भी अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसका कैलकुलेशन और इसकी सिग्निफिकेंस सबको समझेंगे हैं। तो लैटिट्यूडनल लाइन, जब अपने अर्थ को हम बीचों बीच से डिवाइड करते हैं 0 डिग्री इक्वेटर, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड लाइन है। हाँ, इक्वेटरल लाइन, ये लाइन ऐसी लाइन होती है, ये ऐसी लैटिट्यूडनल लाइन होती है जो अर्थ को 2 इक्वल हाफ में बांट देती है। ऊपर वाली इक्वल हाफ को बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। नीचे वाली पार्ट को बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हिंदी में से बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये जो लाइन है ये बेसिकली ऐसी लाइन है जो अपने पूरे गोलार्ध को, एक स्फेरिकल शेप में हम मान लीजिए, मानते हैं, जियोड नहीं, स्फेरिकल मान के चल रहे हैं यहाँ पे थ्योरेटिकली। तो गोलार्ध को जब 2 अर्ध गोलार्ध में जो लाइन बांटती है, वैसे इमेजनरी लाइन को, वैसे ही काल्पनिक लाइन को हम बोलते हैं इक्वेटर। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं? अब होता क्या है फ्रेंड्स, ये जो इक्वेटोरियल लाइन बीच से गया है, इसके ऊपर बहुत सारे लैटिट्यूडनल लाइन होते हैं, ठीक है। मान लो 0 डिग्री हो गया, ये 10 डिग्री हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, इस तरह करके बहुत सारे लाइन्स जाते हैं, ठीक है। तो इस लाइन को हम खींचते कैसे हैं ये समझेंगे, ठीक है। और दूसरी बात ये भी है, इसमें हम समझेंगे कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितने होंगे। चलो मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछ लेता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितने होंगे, बताओ आप। 180 या 181, 179 या इन्फिनिटी, बताओ। तो फ्रेंड्स टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन होंगे इन्फिनिटी, याद रखना। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन का कोई सीमा नहीं है, लेकिन हम अपने कन्वीनियंस के लिए, अपने फ़ायदे के लिए हम क्या करते हैं, 1 डिग्री के मेज़रमेंट पे हम लाइन को ड्रॉ करते हैं। समझ रहे हो फ्रेंड्स? 1 डिग्री के लाइन पे हम ड्रॉ करते हैं। तो 1 डिग्री के लाइन पे टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड कितने होंगे? तो आप बोलोगे 90 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, 90 सदर्न हेमिस्फीयर में है, और एक बीच में इक्वेटर, तो 181। लेकिन ये गलत है, तो हम समझेंगे गलत क्यों है पहले। तो कैलकुलेशन ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कर देते हैं। ये अपनी इक्वेटर हो गई, और ये बीचों बीच जो जाएगा इसके 90 डिग्री पे, वो कौन सा डिग्री, वो क्या होगा? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन, ठीक है, मतलब देशांतर और अक्षांश रेखा। तो पहले हम सीखते हैं कि कैसे ये लैटिट्यूडनल लाइन खींचे जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं। तो मान के चलो मुझे 23 या 20 डिग्री पे एक लैटिट्यूडनल लाइन खींचनी है। तो हम इक्वेटर से 23.5 डिग्री का हमने 23, चूँकि हम 20, 30, 40 ये जो लाइन्स हैं ड्रॉ करने वाले हैं, तो इक्वेटर से 20 डिग्री हमने एंगल ले लिया, वहाँ पर से लाइन ड्रॉ कर लिया। इधर से भी हमने 20 डिग्री का एंगल लिया, वहाँ से लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसको मिला दिया, तो ये जो लाइन आपकी हुई जो इक्वेटर के पैरेलल में है, ये इस लाइन को हम बोलेंगे 20 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन। समझ रहे हो कैसे लाइन ड्रॉ करते हैं लैटिट्यूडनल लाइन को? कुछ भी नहीं है, मान के चलो 30 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर से 30 डिग्री हम नापेंगे, जहाँ भी आएगी, ठीक है। ज़्यादा हो गया ये, यहाँ पर से हमने 30 डिग्री मेज़र किया, ठीक है, वहाँ पर से लाइन ड्रॉ किया, इधर से भी ड्रॉ किया और इसको मिला दिया। तो ये जो डिग्री होगी ये 30 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन होगी। समझ रहे हो? ये हल्का कर्व होता है, याद रखना फ्रेंड्स, ये एकदम स्ट्रेट नहीं होगा, ये हल्का, जब भी देखोगे ये लाइंस जो होंगी, जब भी देखोगे ये जो लाइंस होंगी, आपने देखा होगा हल्का कर्व होगी, मुड़ी हुई होगी। क्यों? रीज़न क्या है इसका? अपना अर्थ जो ऑलमोस्ट स्फेरिकल शेप में है, तो ऑब्वियस बात है ये जो रेखाएं होंगी ये मुड़े ही होंगे, ठीक है। तो अब तो आप समझ गए होंगे कि हम ड्रॉ कैसे करते हैं लाइन। अब हम निकालते हैं कैलकुलेशन इसका। 1 डिग्री पे अगर मेज़र करके हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितने होंगे, देशांतर अक्षांशीय रेखा कितने होंगे, ठीक है। इसको हम निकालते हैं।
ये आपकी जो कन्फ्यूज़न है 180 या 181 को लेकर के, वो बस उसको दूर कर देता हूँ मैं। तो ये अर्थ है अपनी, ठीक है। जैसा कि मैंने बोला, कैलकुलेट करके हम यहाँ पर से मान लो मैं एक मतलब बता रहा हूँ 20 डिग्री का मैंने ले लिया, इधर भी 20 डिग्री का एंगल बना लिया, तो ये वाली लाइन कितनी होगी 20 डिग्री लेटीट्यूडनल लाइन। अब आप बताओ अगर मैं 90 डिग्री पे बनाना चाहूँ तो ये वाली होगी एंगल 90 डिग्री। अब आप ही बताओ यहाँ पे कोई लाइन पॉसिबल है? ये नॉर्थ पोल की बात कर रहा हूँ, उत्तरी ध्रुव की बात कर रहा हूँ, ये साउथ पोल। इस जगह और इस जगह क्या कोई लाइन पॉसिबल है, कोई रेखा पॉसिबल है? नहीं समझ में आया? यहाँ देखो मैंने फ्लैट टॉप व्यू बनाया हुआ है अर्थ का, ठीक है। यहाँ पे है नॉर्थ पोल। आप बताओ क्या इस नॉर्थ पोल पे ये जो बनेगा, आप ही बताओ, यहाँ पे लाइन तो नहीं है, डॉट बनेगा। क्या डॉट जो है वो रेखा क्या हो सकता है, लाइन हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। डॉट रेखा कैसे बन सकता है? तो इसीलिए जब भी आप देखोगे नदर्न हेमिस्फीयर में टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन, मतलब उत्तरी गोलार्ध में टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन अगर आप 1 डिग्री के मेजरमेंट पे बना रहे हो, 1 2 3 4 करके इस तरह से बना रहे हो, तो वहाँ पे याद रखना फ्रेंड्स 90 नहीं हो, क्योंकि 90 डिग्री पे जब हम ड्रॉ करेंगे दोनों साइड से तो जाकर ये पॉइंट बन जाएगा, ये है ना। तो टोटल नंबर ऑफ जो लाइंस बनेंगी वो कितनी बनेंगी, कितनी बनेगी? वो 90 से एक कम 89 लाइंस बनेंगी, ठीक है। उसी तरह सदर्न हेमिस्फीयर में 89 लाइंस बनेंगी और एक लाइन इक्वेटरल लाइन हो गई। तो टोटल मिला करके जब इसको जोड़ेंगे तो कितनी लाइन होंगी? 180 में 2 घटा दो तो 178 प्लस 179 लाइन्स हो जाएंगी। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन, अगर क्वेश्चन ये आता है, याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा क्वेश्चन ये पूछा जाता है लैटिट्यूडनल लाइन टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन कितने हैं अर्थ पे, जब हम 1 डिग्री पे मेज़र कर रहे हो तो याद रखना फ्रेंड्स, 1 डिग्री पे मेज़र कर रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन होंगे 179, ठीक है। नो कन्फ्यूज़न। वापस से मैं बता देता हूँ, इसको वापस समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये जो लाइन है आपका, ये अपनी इक्वेटोरियल लाइन होगी, ये हो गई अपनी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। हमें कोई भी लैटिट्यूडनल लाइन अक्षांश रेखा ड्रॉ करना है तो हम वहाँ पर से मान के चलो 20 डिग्री ड्रॉ करना है, तो हम इक्वेटर से 20 डिग्री की एंगल को मेज़र करते हैं, ठीक है। और ये लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि अर्थ के ये जो है ये सरकमफेरेंस पे टच होती है, वहाँ पर से इस लाइन को मिला देते हैं तो ये 20 डिग्री लाइन बन जाएगी। इसी तरह मान लो मुझे 30 बनाना होता तो वहाँ पर से हम एंगल कैलकुलेट करते, इधर से भी एंगल निकालते और ऐसे बना देते, 30 डिग्री हो जाती। इसी तरह अगर हम 90 की बात करें, जब हम 1 2 3 4 5 6 7 करते 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 90 पे पहुँचेंगे तो ये तो 90 डिग्री बन जाएगी, ठीक है। अब ये लाइन जो ये वाली लाइन जो ड्रॉ हो रही थी ये तो सीधे स्ट्रेट बन जाएगी, ठीक है। अब आप बताओ यहाँ पे कोई लाइन बन पाएगी, कोई पॉसिबल है लाइन? जब यहाँ ऐसे बनता था तब तो ट्रायंगल के शेप में हम ऐसे बना देते थे, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ बन ही नहीं रहा है, तो ये ऑब्वियस बात है डॉट होगा, और डॉट कभी लाइन नहीं होती है ना। तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मतलब उत्तरी गोलार्ध में 89 लाइंस होंगे, 90 में से एक कम। सदर्न हेमिस्फीयर में 89 लाइंस होंगे, 90 में से एक कम, और इक्वेटोरियल लाइन एक हो जाएगा। तो टोटल मिला करके जो नंबर ऑफ लैटिट्यूड मेजर्ड एट 1 डिग्री वो होगा 179। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना है आपको, कोई कन्फ्यूज़न वाली बात नहीं है। अब हम चलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन की तरफ, ठीक है फ्रेंड्स। चलो चलो लॉन्गिट्यूडनल लाइन को समझते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइन को हिंदी में बोलते हैं हम देशांतर। ये अपनी अर्थ, ठीक है, तो वाकई में जियोड बन गई, ठीक है। ये अपनी इक्वेटर हो गई, जो इक्वेटर से, ये तो इक्वेटरल लाइन हो गई, ये हो गया अपना प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री लॉन्गिट्यूडनल लाइन। तो मैंने पहले बताया था जितने लंबे लाइन होते हैं वो लॉन्गिट्यूडनल लाइन होते हैं, ठीक है। अब ये कैसे ड्रॉ होते हैं, ये ऐसे ड्रॉ होते हैं, ठीक है, ठीक है।
ये जो लाइन है ये एक दूसरे के, याद रखना फ्रेंड्स, ये जो जितने भी लाइन है ये पैरेलल नहीं है एक दूसरे के। ये भले पैरेलल हैं लेकिन वो पैरेलल नहीं है, उत्तरी पोल और दक्षिणी पोल है, ठीक है। इस पोल से ये सारे लाइन और अराइज होंगे, जितने भी लाइन अराइज होंगे यहाँ से अराइज होंगे, ठीक है। अब इन ये क्वेश्चन क्या होगा कि नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन कितने होते हैं, तो आप कंफ्यूज होगे। आप बोलोगे ये टोटल 360, मतलब ये 0 डिग्री है तो अर्थ अपनी गोल होती है तो 360 इधर, मतलब 180 इधर हो गया, 180 इधर हो गया, ये बीच में, तो 361 नहीं, ऐसा नहीं। अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको भी समझ लो आप, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है इसमें कि मान लो जब इसका आप टॉप व्यू देखोगे, ठीक है, आपने ये टॉप व्यू देखा, ये टॉप व्यू है, मतलब ऊपर से हम देख रहे हैं, ये हो गया आपका मान के चलो हम नॉर्दर्न पोल की बात करते हैं, उत्तरी ध्रुव की बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर से सारे रेखाएं गुजरेंगे, ठीक है। और ये जो अपना सरकमफेरेंस है अर्थ का, ये एक्चुअली क्या दर्शा रहा है, इक्वेटर, समझ रहे हो, 0 डिग्री, समझ, क्योंकि आपको ध्यान होगा सबसे बड़ी रेखा है ना, समझ रहे हो ना आप, ये इक्वेटोरियल 0 डिग्री है जिसको बाउंड करके रखा है अर्थ को, ठीक है। ऊपर से हम देख रहे हैं, टॉप पोजीशन से, टॉप व्यू है इसका, तो ये नॉर्दर्न पोल है। अब बताओ 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया, 0 डिग्री से आते आते ये 180 आ जाएगा, तो 0 से 180 वापस 0 पे आएगा, कितना होगा, 360 होगा, है ना। तो फिर कितना डिग्री हुआ टोटल, कुल मिलाकर के 0 को तो 360 डिग्री भी बोलते हैं, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल लाइन जो होगा वो 360 होगा, समझ रहे हो। जब 1 डिग्री पे मेज़र हो गए तो ऐसे अगर खींचेंगे लाइन हम 1 डिग्री पे, तो टोटल नंबर ऑफ लाइन 360 ही होगा। 361 को कन्फ्यूज मत कर देना फ्रेंड्स, ठीक है। अब ये 0 डिग्री जो है इसे बोलते हैं प्राइम मेरिडियन, ग्रीनविच मेरिडियन, जो कि कहाँ से पास होता है, लंदन से पास होता है। अभी लंदन को हम मैप में देखेंगे, समझेंगे लंदन और इंग्लैंड ये कहाँ पे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तो हो गई लॉन्गिट्यूड की बात। अब मुझे बताओ कि लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या ज़रूरी है इसका। तो फ्रेंड्स इसका ज़रूरी, सबसे पहले अब जो बात है फ्रेंड्स कि लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की ज़रूरत क्या है हमें। तो लॉन्गिट्यूड, जब जैसे मैंने बताया ये जो है अपना 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, ये अर्थ को, जैसे कि इक्वेटर अपने अर्थ को 2 पार्ट में डिवाइड करता था, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, साउदर्न हेमिस्फीयर में, उसी तरह से, उसी प्रकार से अर्थ को लॉन्गिट्यूड भी 2 पार्ट में डिवाइड करता है, वो है ईस्ट और वेस्ट, समझ रहे हो फ्रेंड्स। नॉर्दर्न ये जो है अपना लॉन्गिट्यूड के अगर हम राइट हैंड साइड, मतलब दाएं साइड देखें तो वो ईस्ट हो जाएगा, बाएं साइड देखें तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। यही आवश्यकता है लॉन्गिट्यूड और लैटीट्यूड की। अब इससे हमें फ़ायदा क्या है, इससे हमें फ़ायदा मिलेगा कि हम किसी भी जगह का कोऑर्डिनेट एड्रेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल इंडिया के एड्रेस की कोऑर्डिनेट की बात करें तो इंडिया की एड्रेस है 20.59 डिग्री ईस्ट एंड 78.96 डिग्री, जैसे कि हम अगर हम बात करें तो इसकी जो, फॉर एग्जांपल हम इंडिया के ही कोऑर्डिनेट लें तो इंडिया का जो कोऑर्डिनेट है 20.59 डिग्री नॉर्थ एंड 78.96 डिग्री ईस्ट, याद रखना फ्रेंड, ये कोऑर्डिनेट है इंडिया का। जब भी आप इसको मैप में गूगल में डालोगे तो सीधे इंडिया लेके आएगी, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये अपने अर्थ की भौगोलिक एड्रेस, ज्योग्राफिकल एड्रेस को दर्शाती है, ठीक है। तो इसका, अब इसको समझते हैं, इसको डिकोड करते हैं, इसका मतलब क्या है। 20.59 डिग्री नॉर्थ, मतलब ये लैटिट्यूडनल लाइन को दर्शा रहा है। नॉर्थ मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, इक्वेटर के नॉर्थ में है। ईस्ट 78.96 मतलब ये लॉन्गिट्यूडनल लाइन को बता रहा है, क्योंकि ईस्ट रिप्रेजेंट हमेशा, जब भी ईस्ट निकलेगा वो देशांतर के लाइन पे होगा। तो ये दिखा रहा है कि इस जगह अगर ये इक्वेटर लाइन है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कुछ इस जगह इंडिया होगी, ठीक है। समझ में आ गया क्या यूज है, क्या सिग्निफिकेंस है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। चलो अब जो अपनी जो आज लास्ट और थर्ड टॉपिक है वो है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है टेम्परेट जोन।
टेम्परेट जोन्स, जिसे हिंदी में बोलते हैं कटिबंधीय क्षेत्र। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी भी अर्थ के जगह पे, पृथ्वी के किसी भी एरिया पे क्लाइमेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? क्लाइमेट के लिए, वेदर के लिए नहीं, क्लाइमेट के लिए। क्लाइमेट, जलवायु। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है, क्लाइमेट और वेदर क्या है? क्लाइमेट वैसा चीज़ होता है जो ओवर द टाइम है, मतलब काफ़ी लंबे समय के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए है, मतलब वो वहाँ की हैबिट में है। ठीक है, समझ रहे हो आप? वेदर जो है हमेशा चेंज होता है, सीज़न, वेदर सीज़न हो गया एक तरह से देखा जाए तो, विंटर आया, समर आया। वहाँ की क्लाइमेट उस चीज़ को दर्शाती है कि वहाँ का एक्चुअली हैबिचुअल, जो वहाँ की मतलब जलवायु जो है लंबे समय के लिए कैसी है, ठंडी है, गर्म है, कैसी है। तो ये कौन बताता है हमें? टेम्परेट जोन, कटिबंधीय क्षेत्र। इसको समझते हैं आखिर कैसे ये रिस्पॉन्सिबल है क्लाइमेट के लिए। ये अपना अर्थ हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 डिग्री हो गया, ये क्या हो गया? इक्वेटर, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है, अब यहाँ पर से हम अपनी अर्थ का अक्षीय जो झुकाव है कितनी है? 23.5 डिग्री, वो हमने बना दिया 23.5 डिग्री पे। ऊपर बनाया 66.5 डिग्री। सिमिलरली नीचे हम बनाएंगे 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको समझना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। वो है कि कहीं पे सन, काफ़ी दूर सन है, उसकी लोकेशन, वो कहाँ से कहाँ तक इफ़ेक्ट करता है अर्थ पे। तो अर्थ जो है, सॉरी सन जो है, मैक्स टू मैक्स डायरेक्टली ओवरहेड, मतलब सन जब जाएगी उसका वो यहाँ तक आएगी और यहाँ तक आएगी। मतलब सन अगर यहाँ से मूव करके यहाँ तक जाएगी, यहाँ से यहाँ वापस, यहाँ से यहाँ तक आएगी। वापस समझा रहा हूँ मैं इस चीज़ को, समझना कि ये 23.5 डिग्री तक ही सन जो है जा पाएगी। पहले सन ऐसे जाएगी, फिर सन यहाँ से यहाँ तक आएगी। इसके इधर सन नहीं जा पाती है। सन की रेज़ जो है, सन की जो रेज़ होते हैं, मतलब उसकी जो किरणें होती हैं, वो सीधे डायरेक्ट जो है यहीं तक आ पाती हैं। अब इसके बाद क्या होगा सर? तो इसके बाद होगा तिरछी हो जाएंगी। आप ही बताओ, सन की जब रेज सीधी होंगी तभी सन में, मतलब उसमें ज़्यादा गर्मी, ग्रीष्म या ऊर्जा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा या तिरछे में? शाम के समय ज़्यादा गर्मी होती है या दोपहर में? तो सीधी सी बात है, दोपहर में जब सन अपने सीधे ओवरहेड होता है, अपने सर के ऊपर रहता है, 90 डिग्री मतलब ओवरहेड होता है, तो वैसे टाइम पे क्या होता है? गर्मी ज़्यादा होती है। तो मैं इसे वापस समझाता हूँ इसे ध्यान से समझो आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़ कि ये 23.5 डिग्री तक जो अपना सन होगा, मान लो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम, तो पहले यहाँ तक जाएगा, फिर वापस यहाँ पे आएगा, फिर वापस यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। समझ रहे हो? ये इसी तरीक़ा से इसी एरिया के बीच में ही रहेगा, इसके आगे नहीं जा सकता है सन। सन सॉरी सन जो है इस लाइन को क्रॉस नहीं करेगा। एक्चुअली अर्थ रिवॉल्व कर रही है, लेकिन यहाँ पे रेफरेंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि अब जो सूर्य की किरणें होंगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्षेत्र, ये 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध तक ही आएंगी। बाकी इधर जो किरणें जाएंगी वो तिरछी हो जाएंगी। समझ रहे हो? तो सीधी रेखा है कि जो भी किरणें होंगी उसमें ज़्यादा ऊर्जा होगा, ज़्यादा उसमें गर्मी होगी, ज़्यादा उसमें टेम्परेचर होगा, इधर टेम्परेचर कम हो जाएगा। इसीलिए ये जो एरिया है, इस एरिया में गर्मी बहुत तेज़ होगी, बहुत तेज़ होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और ऐसे एरिया को हम बोलते हैं टॉरिड जोन। तो 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर से 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर तक हम बोलते हैं टॉरिड जोन। इसको हिंदी में बोलते हैं हम उष्ण कटिबंध। ठीक है, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, मतलब उष्मा ज़्यादा होगी, इसमें गर्मी ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ समझो फ्रेंड, ये 23.5 डिग्री नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं कर्क, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये 23.5 डिग्री सदर्न हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं मकर, मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न।
कैप्रिकॉर्न। ठीक है, तो कैंसर और कैप्रिकॉर्न के बीच में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ेगी। वहाँ पे सनलाइट जो होंगे वो ओवरहेड होगी, मतलब डायरेक्ट सनलाइट होगी, सीधी रेखा में सनलाइट होगी, इसलिए यहाँ गर्मी बहुत होगी। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। अब इस डायग्राम को मैं मिटा देता हूँ, क्योंकि और भी चीज़ बताना है अभी आगे। अब चूंकि हम समझ चुके हैं यहाँ पे कि इस एरिया में गर्मी बहुत रहेगी, लेकिन इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी कहाँ होगी ये आप बताओ। इस एरिया में सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे होगी, क्योंकि मान लो सन यहाँ पर से यहाँ जाएगा, वापस यहाँ जा कर के वापस यहाँ आता है, तो आप देखोगे कि साल में एक बार यहाँ गया, 6 महीने में इधर गया, वापस 6 महीने में इधर आ जाएगा। तो यहाँ पे तो साल में 2 बार चमक रहा है, सूर्य जो है ओवरहेड डू ट्वाइस आ रही है। यहाँ पे जा रही है, यहाँ से वापस आ रही है, यहाँ तो एक ही बार जाएगी, लेकिन यहाँ पे तो ट्वाइस आएगी। तो यहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा होगी इक्वेटर पे गर्मी मैक्सिमम होगी, सबसे ज़्यादा होगी गर्मी यहाँ पे, नो डाउट। ठीक है, अब हम समझते हैं आगे। अब इस एरिया में क्या होगा, ये जो एरिया है इस एरिया में क्या होगा, इस एरिया में टेम्परेचर जो है, जो वहाँ का तापमान है वो ज़्यादा भी होगा और घटेगा भी। जब सूर्य यहाँ आएगी तब यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा, लेकिन जब सूर्य यहाँ वापस आ जाएगी तब आप बताओ इस एरिया में टेम्परेचर होगा या फिर यहाँ पे ठंड पड़ेगी। सही बात है, ठंड पड़ेगी। कहाँ से बढ़ सकती है, क्योंकि गर्मी तो तभी पड़ेगी जब वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँचेंगी, और पहले ही वहाँ पे तिरछे होकर पहुँच रही थी, तो अब वहाँ पे क्या पड़ेंगे, ठंड पड़ेंगे। इसीलिए ऐसी जगह को हम बोलते हैं टेम्परेट जोन, शीतोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे हिंदी में सर, शीतोष्ण कटिबंध, समझ रहे हो। तो ऐसे जगह पे गर्मी के साथ साथ ठंड भी पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, लेकिन वो जो गर्मी होगी वो टोरिड जोन मतलब उष्ण कटिबंध से कम पड़ेगी। ठीक है, अब ये जगह जो है इसको हम बोलते हैं, ये टेम्परेट जोन हो गया। अब इसके ऊपर यहाँ तक तो तिरछी जा रही थी रेज, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो साफ़ ही नहीं पहुँचेंगी, तो इस जगह को हम बोलते हैं फ्रीजिड जोन। इधर भी होगा फ्रीजिड जोन। तो 66.5 डिग्री से ऊपर पोल तक उस जगह को बोलेंगे फ्रीजिड जोन। अब यहाँ पे भी 2 पॉइंट्स होंगे, एक होगा नीचे वाला पार्ट टाइगा और ऊपर वाला पार्ट होगा टुंड्रा। ये ऐसे रीजन हैं जहाँ पे ये ऊपर भी होंगे टाइगा और टुंड्रा, जहाँ पे साफ ही पूरी बर्फ़ जमी रहती है, बहुत ही गजब की ठंडी पड़ती है भाई साहब। तो ऐसे जगह को हम बोलते हैं टाइगा टुंड्रा। टुंड्रा में थोड़ा सा भी ना मात्र 0 वेजिटेशन होता है, मतलब यहाँ पे कोई लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है, यहाँ पे इंसान नहीं रह सकते, यहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो एक तरह से ये बोला जाएगा डिज़र्ट ही है। तो सबसे ज़्यादा ठंडा 0 वेजिटेशन वो टुंड्रा में पड़ेगा, उससे हल्का, उससे थोड़ा सा कम तो टाइगा में पड़ेगा। मैं इसको डायग्राम से बता देता हूँ। अगर हम गर्मी की बात करें, तो सबसे ज़्यादा गर्मी इक्वेटर पे पड़ेगा। ठीक है, इक्वेटर सबसे ज़्यादा पड़ेगा, और इक्वेटर से कम गर्मी जो पड़ेगा कहाँ पड़ेगा आपको, मतलब पड़ेगा तो ज़्यादा ही टॉरिड जोन में, लेकिन इक्वेटर से थोड़ा कम पड़ेगा। टॉरिड जोन तो खैर पूरा जोन हो गया, टॉरिड जोन ऊपर नीचे, और उससे कम गर्मी पड़ेगा आपका टेम्परेट जोन में। और ठंडी की बात करें हम, तो सबसे ज़्यादा ठंडी पड़ेगा आपका टुंड्रा में। टुंड्रा सबसे ज़्यादा टुंड्रा में पड़ेगा, और टुंड्रा से थोड़ा कम पड़ेगा आपका टाइगा में। और फिर टेम्परेट जोन में इक्वल, मतलब गर्मी भी पड़ेगी ठंड भी पड़ेगी। अब बहुत बहुत जो मेरे दोस्त सोच रहे होंगे यहाँ पे हमने टुंड्रा टाइगा क्यों नहीं लिखा, अरे भाई साहब वहाँ पे ठंड, वहाँ पे गर्मी पड़ेगी ही नहीं, तो वहाँ के क्यों लिखें, कोई मतलब ही नहीं उधर लिखने का। ठीक है, चलिए, तो आप मेरे ख्याल से टेम्परेट जोन समझ चुके होंगे। मैं उसको लेवल करके वापस से डायग्राम बना देता हूँ, समझ तो आप गए ही होंगे। ये हो गया 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री,
66.5 डिग्री। ये हो गया टॉरिड जोन, ये हो गया टेम्परेट जोन, ये हो गया फ्रिजिड जोन, ये हो गया टाइगा, ये ऊपर वाला टुंड्रा। ठीक है। सन जो है ट्वाइस, 2 दफ़ा इक्वेटर पे चमकेंगी। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। इस डायग्राम को अपने आप कॉपी पे उतार लें, आपके लिए अच्छा होगा, बेनिफिशियल होगा, यूज़ आएगा ही आएगा। हाँ तो फ्रेंड्स, आज हमने एक्सियल टिल्ट यानी कि अक्षीय झुकाव को समझा और अक्षीय झुकाव के कारण को भी समझ लिया। मतलब कि जो 23.5 डिग्री है क्यों है, क्या है, इसको समझ लिया है। फिर हमने इमेजनरी लाइंस को भी समझा। इमेजनरी लाइंस के डेरिवेशन मतलब उसके व्युत्पत्ति, उसके ओरिजिन, वो कैसे डेराइव हो रही है, उसको समझ लिया हमने। इमेजनरी लाइन से आगे इफेक्ट क्या हुआ उसको भी हमने समझा, है ना फ्रेंड्स। फिर हमने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी समझा। पिछले क्लास में मैंने आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था कि व्हाट इज इक्वेटोरियल लाइन, इक्वेटर लाइन किसे कहते हैं। तो अब तो इसका आंसर आप खुद ही दे सकते हो फ्रेंड्स कि इक्वेटर लाइन ये 0 डिग्री लैटिट्यूडनल लाइन को बोलते हैं। याद रखना फ्रेंड्स, लैटिट्यूड लाइन में सबसे लंबी लाइन जो है, सबसे लंबी रेखा जो है वो यही है, 0 डिग्री इक्वेटोरियल लाइन। आपको ऐसे ही पता चल रहा होगा कि ये लाइन सोचो कितनी लंबी होगी, ये लाइन कहाँ से आ रही है, कितनी लंबी होगी, आप ही सोचो। पीछे के साइड भी ये लाइन होगी तो कितनी लंबी ये लाइन होगी। फिर आप उसके कंपैरिजन में दूसरे लाइन को देखो, ये सारी लाइन इससे छोटी ही होगी, है ना। तो ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन की बात। इसमें 2 चीज़ समझने वाली बात ये भी है कि जितने भी लॉन्गिट्यूडनल लाइन होंगे, जितने भी देशांतर लाइन होंगे, वो इक्वेटोरियल लाइन भूमध्य रेखा के परपेंडिकुलर होंगे, 90 डिग्री पे होंगे। कोई से भी लाइन को अगर आप सीधी खींचोगे तो सारी ये लाइनें जितनी हैं ये सारी इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर होंगे। तो अगर पूछ दिया जाए कभी क्वेश्चन में आपसे कि वो कौन सी लैटिट्यूडनल लाइन है, वो कौन सी अक्षांश रेखा है जिसपे सारी की सारी देशांतर रेखाएं 90 डिग्री होती हैं, तो वो इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है। और फिर हमने क्या देखा, हमने सीखा टेम्परेट जोन कि कैसे सूर्य सब ये टॉरिड जोन के बीच में ही ऊपर से नीचे मूव करती है, यहाँ पर से इसके बीच में तो गर्मी सबसे ज़्यादा इधर ही होती है। यहाँ पे गर्मी भी होती है, ठंडी भी होती है। ये फ्रिजिड जोन में नीचे वाला पार्ट जो होता है वो होता है टाइगा, ऊपर वाला पार्ट होता है टुंड्रा। तो इस तरह से आज हमने क्लास में ऑलमोस्ट सभी चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। जो भी आज के टॉपिक है मैं आशा करता हूँ आपको बढ़िया से अच्छे समझ में आया होगा। तो क्लास एंड करने से पहले हर रोज़ की तरह मैं आपके लिए एक नया क्वेश्चन लाया हूँ। विच साइड ऑफ हेमिस्फेयर हैज़ मोर लैंड देन वाटर। मतलब कि अपनी गोलार्ध के किस साइड में लैंड ज़्यादा है, क्षेत्र ज़्यादा है, लैंड ज़्यादा है पानी से। तो ऑप्शन 1 है सदर्न हेमिस्फेयर, दक्षिणी गोलार्ध। ऑप्शन 2 है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध। ऑप्शन 3 है मिडिल हेमिस्फेयर। ऑप्शन 4 है इक्वल, मतलब दोनों ही जगह इक्वल है। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट डाउन जरूर करें। और फ्रेंड्स इसके अलावा भी आपको कोई परेशानी हुई आज के सेशन में, या कोई डाउट रहा हो, या कोई फीडबैक देना चाहते हो तो आप वेलकम हैं। कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नए और नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।